So let us start with some more applications of hyperconjugation. और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, बॉन्ड लेंथ. ठीक है. So we are continuing with the application of hyperconjugation. Application of hyperconjugation. ठीक है. एक एप्लीकेशन जो था दैट वाज स्टेबिलिटी, वो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, राइट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द हाइपरकॉन्जुगेशन, दैट इज द बॉन्ड लेंथ, या आप बोल सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो, है ना. तो बेसिकली क्योंकि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो रिलेटेड होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होते हैं, सो वी कैन से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है. नाउ इफ वी सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में CH बॉन्ड्स का भी बताऊंगी, बट बिफोर दैट जैसे हमने रेजोनेंस में किया है ना, रेजोनेंस में हमने बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया था ना रेजोनेंस में हमने. ठीक है. सो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को भी कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. एंड हियर आई एम टेकिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द इंडिकेटेड बॉन्ड्स, मतलब जो बॉन्ड पूछ रहा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालेंगे. Bond dissociation energy for the indicated bonds ठीक है. सो देखिए, अब मैंने बोला ही है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा. ठीक है. एंड वी कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिलेट करें विद द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है वो उतना वीक बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, उतना कम होता है. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, है ना. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. जितना लंबा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना वीक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी. देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू योर बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड लेंथ. ठीक है. अब वैसे तो हमने रेजोनेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, बट आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स. कुछ और एग्जांपल्स अगर हम ले लें यहाँ पे, जैसे अब हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग यहाँ पे, लेट्स सपोज आई हैव टेकन अ केस वेयर इट इज योर NH2, this is molecule A, this is molecule B, जिसमें C डबल बॉन्ड हो, NH2 CH3 C डबल बॉन्ड हो, NH2 गिवन है, एंड इस मॉलिक्यूल में आपका सिर्फ C डबल बॉन्ड O, दैट इज दिस इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप. कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप तीनों में है, बट देन यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द CO ग्रुप. यहाँ पे एक NH2 है और यहाँ पे NH2 नहीं है. सो अगर हमें यहाँ पे कंपेयर करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करना है, और वो भी इंडिकेटेड बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड का, तो यहाँ पे लेट्स सपोज जो बॉन्ड इंडिकेट किया गया है वो ये बॉन्ड है, दैट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें कंपेयर करना है इन तीनों केसेस में, A में, B में एंड C में. सो नाउ वी नो दैट, मैंने अभी बोला कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ठीक है. आपको तीनों में CO बॉन्ड जो है वो एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट वी कैन से दैट कि A में क्या प्रेजेंट होगा, डबल सिंगल लोन पेयर. सो दैट मींस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है रेजोनेंस. ठीक है. तो डबल सिंगल लोन पेयर में लोन पेयर हमेशा शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड.
जब ये लोन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, सो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। सो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, NH2 प्लस एंड कार्बन, और यहाँ पे हो गया O माइनस, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, और ये हो गया NH2, राइट, ये हो गया। सो वी कैन से कि रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड आपको डबल दिख रहा था, डबल बॉन्ड, अभी उसमें क्या आ गया, वो सिंगल बॉन्ड हो गया। दैट मीन्स इसमें सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड क्या होगा, लंबा होगा। लंबा होगा इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने NH2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप्स प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स ये वाला NH2 भी क्या होगा, ये वाला NH2 भी आपका रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। सो दिस इज योर NH2 एंड दिस इज योर O माइनस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, दिस इज NH2 प्लस। सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, राइट। और इस केस में बी में क्या होगा, बी में ये लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में इसके साथ, राइट, एंड यू हैव वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, बॉन्ड वीक हो जाएगा, वीक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखो सी में, तो सी में क्या है, कोई रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस विद द CO बॉन्ड। CO बॉन्ड के साथ कोई भी रेजोनेंस नहीं शो कर रहा, इसीलिए ये जो आपका बॉन्ड होगा दिस इज अ प्योर डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया, प्योर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया। जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और ज्यादा आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा आ गया, राइट, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, और ज्यादा कम हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी। सो दैट मींस आउट ऑफ दीज थ्री सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, आउट ऑफ दीज थ्री सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, सी की होगी, क्योंकि सी इज अ प्योर डबल बॉन्ड ना, ये एक प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए सी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा क्लास, बताइए, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा बी का, क्योंकि बी में रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक हो गया, वीक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गया, राइट। और क्योंकि ए में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और ज्यादा आ गया, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई, बॉन्ड और ज्यादा वीक हो गया, एंड देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा कम हो गई। सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर फॉर द इंडिकेटेड बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इंडिकेट किया था, कार्बन ऑक्सीजन का, सो दिस इज द ऑर्डर फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये तो हमने किया था रेजोनेंस के हिसाब से, ठीक है क्लास, ठीक है। Now let us see bond dissociation energy for carbon hydrogen bond, bond dissociation energy for carbon hydrogen bond, ठीक है। Next is bond dissociation energy for carbon hydrogen bond, bond dissociation energy for carbon hydrogen bond,
नाउ लेट्स सी। तो देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालने के लिए, है ना, निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा होमोलिटिकली। विल हैव टू ब्रेक द बॉन्ड होमोलिटिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, आई हैव टेकन दिस मॉलिक्यूल which is your ठीक है, ठीक है क्लास। नाउ लेट्स सपोज मैंने इसको ले लिया ए, ये है कार्बन, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, इसको ले लिया ए। इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो CH बॉन्ड है, इसको मैंने, इस हाइड्रोजन को बी बोला है, और इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसको मैंने सी बोला है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। तो कार्बन हाइड्रोजन की जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें निकालनी होगी, what we have to do is we have to break the CH bond homolytically, और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करके आपको वहां पे फ्री रेडिकल बनाना है, और फ्री रेडिकल बनाने के बाद आपको उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे करना क्या है, व्हाट डिड आई से, फिर से सुनो। CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे ब्रेक करोगे, यू विल हैव टू ब्रेक इट होमोलिटिकली, होमोलिटिक फिशन करो, ठीक है, होमोलिटिक फिशन करो। और जब आप होमोलिटिक फिशन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर रेडिकल आएगा और हाइड्रोजन तो रेडिकल के फॉर्म में बाहर जाएगा। ना ये जो कार्बन रेडिकल आया, आपको क्या करना है, अब ये जो कार्बन रेडिकल आपका आया है, ठीक है, यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, चेक the stability of carbon free radical, stability of carbon, FR stands for free radical, ठीक है। एंड देन स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कार्बन फ्री रेडिकल की, देखो बॉन्ड को तोड़ करके बन रहा है ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा आगे जाएगी, या रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो ये बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, वो बोलेगा अरे टूट के तो मैं बहुत स्टेबल चीज में कन्वर्ट हो रहा हूँ, सो टूट जाओ, अच्छी बात है, टूट करके मैं स्टेबल हो रहा हूँ, ठीक है, इट इज रिलेटिव थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये इंटरमीडिएट, दैट इज द फ्री रेडिकल, उतने जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा। और बॉन्ड टूटने का मतलब, जल्दी अगर बॉन्ड टूट रहा है इसका मतलब उसको कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए जितनी ज्यादा स्टेबल होगा आपका ये इंटरमीडिएट, दैट इज द फ्री रेडिकल, उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी कम, ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी कम। सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, bond dissociation energy of CH bond is inversely related to what, stability of कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, जितना स्टेबल होगा कार्बन फ्री रेडिकल वो उतने जल्दी बन जाएगा, उतने जल्दी बनने का मतलब CH बॉन्ड उतने जल्दी टूटेगा, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो उतनी कम है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिलेट। अब अगर आपको क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जहां पे आपको कई सारे CH बॉन्ड्स गिवन है और उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करना है, तो मतलब आपको वहां पे करना क्या है, आपको सबसे पहले CH बॉन्ड को तोड़ना है होमोलिटिकली, वहां पे बनाना है कार्बन फ्री रेडिकल, then you have to compare the stability of carbon free radical, right?
सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो हमें ये वाले CH बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, इसकी और इसकी, इन तीनों को कंपेयर करना है। सो लेट अस सी, अभी हम अगर इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम तीनों बॉन्ड्स को बारी बारी तोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ा, HA, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है। इफ आई एम ब्रेकिंग दिस HA बॉन्ड, होमोलिटिकली बॉन्ड फिशन किया, तो क्या होगा, देखो, तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा। रेडिकल कहाँ पे बनेगा, आपका जो रेडिकल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा। फ्री रेडिकल यहाँ बना। जब आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, बी ब्रेक कर रहे हो, ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा, ठीक है। सो जब हमने बी को ब्रेक किया तो हमारा जो रेडिकल बना वो कहाँ बना, इस कार्बन पे बना, ठीक है। नाउ व्हेन दिस हाइड्रोजन इज ब्रोकन, होमोलिटिकली अगर इसको तोड़ा तो रेडिकल इस कार्बन पे बनेगा, ठीक है। सो जो बनने वाला इंटरमीडिएट है, जो बनने वाला इंटरमीडिएट है वो क्या होगा, दिस इज योर फ्री रेडिकल, यहाँ पे बना, ठीक है। फ्री रेडिकल यहाँ पे बना। सबको क्लियर है कि मैंने पहले इंटरमीडिएट्स बना दिए CH बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ करके। जब बी वाला हाइड्रोजन ब्रेक हुआ तो रेडिकल यहाँ बना, जब सी वाला हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, होमोलिटिक फिशन हुई, तो कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ बना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी को चेक करना है। नाउ इफ यू लुक एट दिस फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल आप देख सकते हो कि ये इस डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ये क्या होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल में रेजोनेंस है, एज वेल एज रेजोनेंस के साथ साथ और क्या होगा इसमें, रेजोनेंस के साथ साथ और क्या होगा क्लास, यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे अभी हम और क्या देखेंगे, प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं ना। तो अभी आप देखो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तो अल्फा कार्बन कौन कौन सा होगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट कि अल्फा कार्बन कौन कौन सा होगा, ठीक है। विच वन इज दी अल्फा कार्बन। तो देखो ये पूरा का पूरा आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा कार्बन ये हो गया, और अल्फा कार्बन ये हो गया। तो इन सबके पास कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये पूरा का पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, डबल सिंगल, डबल सिंगल, लोन पे नहीं, फ्री रेडिकल, तो ये कॉन्जुगेशन में है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गए। सो इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और रेजोनेंस से भी ये स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप आते हो बी के पास, तो बी के पास देखो ये डबल बॉन्ड वाले पर ही फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो क्या ये रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, दिस इज नॉट एट द ऑल्टरनेट पोजीशन, ठीक है ना, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। इनफैक्ट ये तो आपके sp2 कार्बन पे है, ठीक है। और यहाँ पे sp2 कार्बन पे जो रेडिकल बनता है वो क्या होता है, क्योंकि sp2 कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बना रहे हो। कार्बोकटायन को सोचो, कटायन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर स्टेबल होता है, एटम पे स्टेबल होता है, नहीं होता। सो इनफैक्ट दिस रेडिकल इज व्हाट, दिस रेडिकल इज अनस्टेबल, ये रेडिकल तो काफी अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बना दिया। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा,
फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अभी आप यहाँ पे देखो, इन दिस केस लास्ट वाले में देखो तो क्या होगा, लास्ट वाले में आपने रेडिकल कहाँ पे बनाया, रेडिकल इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है, लास्ट वाले में रेडिकल यहाँ बन रहा है, और यू कैन वेरी क्लियरली सी कि डबल सिंगल फ्री रेडिकल, दैट मीन्स ये रेजोनेंस में जाएगा। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका रेजोनेंस प्रेजेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो अल्फा, तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा, मतलब ये दोनों कार्बन अल्फा हो गए। अभी हाइड्रोजन चेक करो, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 1 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो क्या हो जाएगा, अब आप स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल है, ऑब्वियसली पहला वाला, ए वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा, ये जहां पे ए वाला आपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा है, दिस वन। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी, सी वाले की होगी, उसके बाद जो स्टेबिलिटी होगी वो सी वाले की होगी, ठीक है, एंड देन लास्ट में किसकी होगी, लास्ट में होगी आपके बी वाले की। सो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन फ्री रेडिकल की, ये तो मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया, ये तो मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया, आपको क्या बताना ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर CH बॉन्ड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे कम, देन इसका, देन इसका। इज दैट क्लियर क्लास, ठीक है। Is that, now let us see another application of hyperconjugation, which is heat of hydrogenation. ठीक है, अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, आई होप इसका थोड़ा आइडिया आप लोगों को होगा थ्रू थर्मोकेमिस्ट्री, जहां पे आपने पढ़ा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द पाई बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द पाई बॉन्ड, ओके, addition of hydrogen across the pi bond, that is called as hydrogenation process, ठीक है। now what is heat of hydrogenation, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने क्या लिया हुआ है, कोई एल्कीन ली हुई है, ये एल्कीन है, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन आ गया, ऐड हो गया, नाउ ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, राइट, दिस इज नाउ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी या हीट रिलीज होगी, ठीक है, ये प्रोसेस होता है आपका एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो हाइड्रोजन को ऐड करना अक्रॉस द पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन।
नाउ व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट liberated when 1 mole of the substance undergoes hydrogenation. So this is the amount of heat liberated when 1 mole of the substance undergoes hydrogenation. ठीक है, और यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, दैट मीन्स ये प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है. अब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों होता है? ठीक है, एक्सोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं. बॉन्ड तोड़ना हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और बॉन्ड बनना जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है. बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दी जाती है और बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. अब क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब से क्या होगी? ज्यादा होगी. एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में जितनी आप एनर्जी दे रहे हो उससे कई ज्यादा एनर्जी 2 सिग्मा बॉन्ड्स के बनने में रिलीज होगी. Therefore ये प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? और इस प्रोसेस में लाइक व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड अक्रॉस द पाई बॉन्ड, सो इस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होती है व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ठीक है, amount of heat liberated when 1 mole of the substance undergoes hydrogenation is known as heat of hydrogenation. So we can say that यहाँ पे डेल्टा H हाइड्रोजनेशन बोल दिया मैंने. ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर, या फिर हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर किया हो. ठीक है, जहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर किया हो, ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है व्हिच इज दिस इज A एंड दिस इज B. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन आप करोगे तो एक पाई बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन जोड़ोगे. ठीक है, इस 1 मोल सब्सटेंस में एक पाई बॉन्ड है, तो दैट मींस दिस 1 पाई बॉन्ड विल अंडरगो हाइड्रोजनेशन. यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे, पाई बॉन्ड मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगा. यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 2 पाई बॉन्ड्स को कंप्लीटली सैचुरेट करने के लिए 2 मोल्स हाइड्रोजन आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी? इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली एक बॉन्ड को अगर आप हाइड्रोजनेशन में भेज रहे हो और यहाँ पे 2 बॉन्ड को भेज रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली 2 बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन जब आप भेजोगे तो क्या होगा? ज्यादा हीट लिबरेट होगी. तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे ज्यादा होगी? बी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे ज्यादा होगी. बी विल हैव ग्रेटर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हम कंपेयर करें, सो बी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए से ज्यादा. क्यों? क्योंकि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है, ठीक है. अब एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने जहां पे व्हाट आई एम डूइंग इज दिस इज मॉलिक्यूल ए, या ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है. अब हमें इन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करना है. वी हैव टू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दीज 2 मॉलिक्यूल्स. तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? So in these 2 molecules we can see that in molecule A these 2 double bonds are at alternate position. That means these 2 are at conjugate position. So these 2 are conjugated double bonds. So that means यहाँ पे क्या present है? Resonance है.
बी में आप देख सकते हो कि ये दोनों डबल बॉन्ड्स जो है वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, सो रेजोनेंस नहीं है। सो ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल है ज्यादा स्टेबल, सो दिस इज मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है सो ये हाइड्रोजनेशन में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है, इट विल ये हाइड्रोजनेशन में खुद को भेजना नहीं चाहेगा, और ये क्या होगा, ये इजिली हाइड्रोजनेशन में जाएगा, इजिली अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि कम स्टेबल है। ठीक है, सो जो जितने जल्दी हाइड्रोजनेशन में जाएगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो जितने कम हाइड्रोजनेशन में जाएगा, हाइड्रोजनेशन में जाना ही नहीं चाह रहा, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, उतनी कम होगी, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सो वी कैन से कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो डायरेक्टली आई मीन वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, स्टेबिलिटी पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, ठीक है, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, इट इज inversely proportional to stability. It is inversely proportional to stability. When quantity is same, जब quantity same होगी, when number of pi bonds are same, when number of pi bonds are same, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर डिफरेंट व्हेन number of pi bonds are different, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डिफरेंट है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या था, इसमें आपका एक पाई बॉन्ड था, इसमें दो पाई बॉन्ड था, तो ऑब्वियसली बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए से ज्यादा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या लिया हमने, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे रेजोनेंस है, इन दोनों पाई बॉन्ड्स में रेजोनेंस है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा तो ये हाइड्रोजनेशन में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजनेशन में नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। ये मॉलिक्यूल में क्या है, ये दोनों डबल बॉन्ड्स आइसोलेटेड है, मतलब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो ये इजिली हाइड्रोजनेशन में जाएगा, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज्यादा होगी। मतलब स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। इज दैट क्लियर? मोर स्टेबल मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ये लेस स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? Out of A and B, which one will have higher heat of hydrogenation? B will have higher heat of hydrogenation, ठीक है। Now compare the heat of hydrogenation of these two molecules. Compare the heat of hydrogenation of these two molecules. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चेक करो पहले, दोनों में क्वांटिटी क्या है, सेम है, वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड, क्वांटिटी सेम। अब क्या करोगे, क्वालिटी चेक करो। एल्कीन है ये, एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो चेक करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन।
सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन यू हैव? 3 3 2 2, तो कितने हो गए? 6 8 10, तो यहाँ पे आपका हो गया 10 अल्फा हाइड्रोजन. नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पाई बॉन्ड, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन. इन दोनों के पास कितने हाइड्रोजन? 2. सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन. तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो कौन सी एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली जिसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, राइट? सो इफ दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? इट विल बी लेस. सो ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी से क्या होगा? कम होगा. इज दैट क्लियर? ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी से क्या होगा? कम होगा. So we have to compare the heat of hydrogenation for these three molecules A, B and C. Number of pi bonds are same in all these three molecules. 4 pi bonds, 4 pi bonds, 4 pi bonds. सब में 4 pi bonds है. Quantity same है. तो quality check करेंगे, right? मतलब stability check करेंगे, है ना? Now स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? ए होगी. ए होगी. क्यों होगी? क्योंकि ए में अगर आप देखो, डबल सिंगल डबल मतलब डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, मतलब थ्रू आउट दिस पार्ट यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ना, और ये सारा का सारा पार्ट रेजोनेंस में जा रहा है. सारा all 4 pi bonds are involved in resonance. ठीक है, all 4 pi bonds are involved in resonance. ठीक, यहाँ पे अगर आप देखो डबल सिंगल डबल, ये दोनों pi bonds alternate position पे हैं, ये दोनों pi bonds alternate position पे. that means only this much part or these two pi bonds are involved in resonance. यहाँ पे resonance ज्यादा है, चारों pi bonds conjugation में है. यहाँ पे resonance है बट क्या है? कम है. और यहाँ पे देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है. तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा. सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? द ऑर्डर फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी मोर स्टेबल, सो लेसर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फिर बी, फिर सी, right? Now molecule A, molecule B and molecule C. So these three are the molecules and we have to compare the heat of hydrogenation for these three molecules, right? So मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्वांटिटी चेक करेंगे, फिर क्वालिटी. तो क्वांटिटी वाइज इसमें क्या है? इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है. ठीक है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड. ठीक है, तो होना क्या चाहिए? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होना चाहिए? सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का. सी का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर बी का, फिर ए का. क्यों? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर डिफरेंट, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है. सो दिस इज आर एक्सपेक्टेड ऑर्डर. इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं होगा, है ना? दिस इज आर एक्सपेक्टेड ऑर्डर. बट जो इसका ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या पाया गया? ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो क्या है? वो आपका होता है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी होती है किसके लिए? सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है आपकी बी की, देन यू हैव फॉर सी एंड देन यू हैव फॉर ए. इसका मतलब इन दोनों में रिवर्स हो गया. बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सी से ज्यादा हो गया, इवन दो सी के पास 3 पाई बॉन्ड्स है और इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लास होता क्या है, इधर सुनो. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है, इधर देखो,
अगर एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस एक पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेशन में जा रहा है, इफ वन पाई बॉन्ड इज अंडरगोइंग हाइड्रोजनेशन, तो इसमें जो हीट रिलीज होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो यहाँ पे होता है, दैट इज 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल, 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल। एक पाई बॉन्ड जब हाइड्रोजनेशन में जाता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। तो सिमिलरली जब दो पाई बॉन्ड्स आपके हाइड्रोजनेशन में जाएंगे तो इसका जस्ट डबल एनर्जी रिलीज होना चाहिए, राइट। बट होता क्या है ना, एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा कम रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ गया, तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया, और जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू है, दैट शुड बी 28.6 into 2, and that comes to be around somewhere 57.2 kilojoules per mole, उससे थोड़ा कम होता है, उससे क्या होता है, उससे थोड़ा कम होता है। सो देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आप यहाँ पे देखते हो थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और प्रैक्टिकल जो मतलब हमने ऑब्जर्व करी, एक्सपेरिमेंटली जो निकाली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं था, तो जितना थियोरेटिकल था एक बॉन्ड में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली भी उतना ही हमें मिला। मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया क्योंकि माइनस साइन सिंपली शोज व्हाट कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, चलो लगा दिया, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड दिस इज फॉर योर दिस कंपाउंड, या फिर मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ प्रैक्टिकल वाला। So what we have seen out of A, B, and C, even though C has 3 pi bonds, but its heat of hydrogenation is what? It is lesser than B. B से कम है क्योंकि C में आपका रेजोनेंस तो है ही, उसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया, therefore it is having very high resonance energy, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी वाइज क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी वाइज इट इज जस्ट द ऑपोजिट, ठीक है। स्टेबिलिटी वाइज क्या हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा हो जाएगी, सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस प्लस एरोमेटिक बिहेवियर। तो जब हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर किया, सो एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली 3 का ज्यादा होना चाहिए था बट 3 का कम हो गया 2 पाई बॉन्ड से, ड्यू टू इट्स हाई रेजोनेंस एनर्जी एंड एरोमेटिक बिहेवियर, ठीक है। प्रैक्टिकली एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन में जब हम भेजते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, सिंस इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो जो हमारा थियोरेटिकल वैल्यू है और जो हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू है वो दोनों सेम है, बट सिंस यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो थियोरेटिकली इट शुड बी द डबल ऑफ 28.6 किलो कैलोरीज, बट क्योंकि रेजोनेंस है इस वजह से ये प्रैक्टिकल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थोड़ी कम हो गई, राइट। एंड दिस डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल वैल्यू इज इटसेल्फ कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजीन में जो आपकी प्रैक्टिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो काफी कम हो गई बिकॉज ऑफ द हाई रेजोनेंस एनर्जी, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द हाई रेजोनेंस एंड एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सो दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप लोगों को याद रखना है। सिमिलरली इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल ले लिया, चलो दिस इज मॉलिक्यूल ए एंड दिस इज मॉलिक्यूल बी, इन दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है, बताओ क्या होगा। पहले क्या चेक करना है, क्वांटिटी, राइट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड्स का ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए का बी से ज्यादा होगा, राइट। सो
दिस एग्जाम्पल वॉज अ स्पेशल एग्जाम्पल जो कि आपको याद रखना है, और उसके लिए मैंने पूरा डेटा भी गिवन है सामने. डेटा याद नहीं रखना है, दिस इज व्हाट आई हैव गिवन यू, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि इस मॉलिक्यूल में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी से कम हो जाता है. सो इट्स अ स्पेशल केस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. Next application of hyperconjugation is our heat of combustion. The last application that I'm going to discuss, heat of combustion. ठीक है, heat of combustion. Now heat of combustion क्या होता है? It is the amount of heat liberated when 1 mole of the substance it undergoes complete combustion into carbon dioxide gas and water vapor. ठीक है, so we can say it is the amount of heat liberated when 1 mole of substance undergoes complete combustion into carbon dioxide gas and water vapor. ठीक है, so this is called as heat of combustion. अब देखो heat of combustion वाले questions कैसे solve करने हैं. ठीक है, how do we have to solve the heat of combustion वाले questions. इसके लिए देखो क्या करना है. heat of combustion अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे heat of combustion सबसे पहले आपको चेक करना है number of carbons. what do you have to check? you have to check the number of carbons. ठीक है, सबसे पहले heat of combustion depends upon the number of carbon. जितने ज्यादा कार्बन्स होंगे मॉलिक्यूल में उसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा. So heat of combustion depends upon the number of carbons. Greater the number of carbons, more will be the heat of combustion. Next point. If number of carbons are same, if number of carbons are same, then how are we going to compare the heat of combustion? In that case, how will you compare? Heat of combustion will be inversely proportional to the stability of molecule. पहले quantity same हो गई तो quality, right? If the number of carbon atoms are same, then you have to check what? You have to check the stability. जितनी ज्यादा stability उसका heat of combustion उतना कम होगा. Just like the heat of hydrogenation. First number of pi bonds, if number of pi bonds are same, then stability. ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस अगर हम देखें, लेट्स सपोज इफ वी हैव टू कंपेयर, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है व्हिच इज योर दिस इज मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल बी. सो इन दोनों का हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है, राइट? तो सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन्स. इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 कार्बन्स. इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 कार्बन्स. सो ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन्स, मोर विल बी द हीट ऑफ कंबशन. सो हीट ऑफ कंबशन क्या हो गया? ए का ज्यादा होगा बी से. Is that clear? A will have higher heat of combustion than B.
A, B, C and D. So you have to compare the heat of combustion. क्या हो जाएगा? Heat of combustion, right? D का heat of combustion सबसे ज्यादा होगा, then C का, then D, B का, then A का. इसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑब्वियसली 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कंपेयर. ठीक है, नाउ लेट्स सी इफ वी हैव molecule A, molecule B, एंड मॉलिक्यूल सी. इन तीनों का हीट ऑफ कम्बशन कंपेयर करना है. In case of A, B and C, since the number of carbons are same, we have to check stability. एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. ये कार्बन हो गया अल्फा, ये कार्बन हो गया अल्फा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन. ये वाला हो गया डबली बॉन्डेड कार्बन. सो इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है. कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 और 3 6, यहाँ पे 2 और 2, राइट. कितने हो गए टोटल? 10 अल्फा हाइड्रोजन. इस केस में ये हो गया sp2 वाला कार्बन, एल्कीन वाला कार्बन. सो इससे डायरेक्टली जुड़े कौन से कार्बन हो जाएंगे? ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन. सो ये सब हो गया अल्फा कार्बन. तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा. तो कितने हो गए टोटल? 5 अल्फा हाइड्रोजन, राइट. सो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल दो. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? B, then C, then A. So heat of combustion is what? Inversely proportional to stability. So B में सबसे कम heat of combustion, फिर C में, और A में सबसे ज्यादा होगा heat of combustion. Is that clear? Now let's see what is reverse hyperconjugation. ठीक है, और we can say -H. ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में CH के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम या पाई बॉन्ड या अनशेयर्ड p ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स देते थे, राइट. प्लस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना. रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और -H में क्या होगा? यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ही डिलोकलाइजेशन होगा. ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बट देन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन में. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कौन से ग्रुप्स जो है वो रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन शो करते हैं, राइट. सो द ग्रुप्स व्हिच शो रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन, दे आर कार्बन विच इज बॉन्डेड टू योर हैलोजन CCl3. मतलब ये कार्बन क्या होगा? दिस कार्बन हैज टू बी द अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन. ठीक है, हैलोजन, एक हैलोजन हो तो भी चलेगा, बट आई हैव टेकन यहाँ पे क्या लिया हुआ है? CCl3, मतलब 3 अल्फा हाइलोजन ले लिए हमने. ठीक है, सिमिलरली यू कैन हैव व्हाट? यहाँ पे फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है. यू कैन हैव ब्रोमीन ऑल्सो, यू कैन हैव आयोडीन ऑल्सो. तो अगर ऐसे ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स अल्फा कार्बन के साथ हैलोजन वाले ग्रुप हैं, तो वो आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक ये सिस्टम ले लिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पाई बॉन्ड, इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में, इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा, दिस कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन क्या होगा, दिस इज योर अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए ये जो हैलोजेंस है, दीज आर योर अल्फा हैलोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हो गए 3 अल्फा क्लोरीन या 3 अल्फा हैलोजेंस हो गए। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, मैं यहाँ पे वो भी दिखा रही हूँ साथ साथ में। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो कैसे टूटता था, हेट्रोलिटिकली क्लीव होता था। अगर फ्री रेडिकल नहीं है तो, राइट, फ्री रेडिकल होगा तो होमोलिटिकली क्लीव करेगा, अदरवाइज हेट्रोलिटिकली। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, सो बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव किया और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा था। सो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस सिस्टम की तरफ डीलोकलाइज हुए थे, राइट। ये था आपका नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ये जो CH बॉन्ड था वो क्या शो कर रहा था, +H इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दे रहा है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, वो क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये जो कार्बन और क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड है ये आपका टूटेगा हेट्रोलिटिकली, हेट्रोलिटिक फिशन होगा। बट सिंस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जाएगा, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेके जाएगा तो कार्बन का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कार्बन का ऑर्बिटल हो जाएगा खाली, and therefore these pi electrons will shift towards this vacant orbital of the carbon। मतलब यहाँ पे सिस्टम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करा रहा है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। तो जब आप इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरीन को आप रिप्रेजेंट करोगे Cl-, ठीक है, Cl एंड Cl, और फिर यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और ये कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, एंड दिस इज योर, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्लोरीन बाहर नहीं गया सिंस इट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, और इस सिस्टम में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, अट्रैक्शन में रहेगा, इसके पास ही रहेगा। सो दिस इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जब सिग्मा बॉन्ड इस तरह से टूट रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर लेके जा रहा है। सो दिस इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और -I। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो ये तीनों में से एट अ टाइम, आई मीन किसी भी टाइम पे ये तीनों क्लोरीन्स जो हैं वो आपके रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। सो इफ दिस क्लोरीन अंडरगोज, तो ये क्या होगा, ये क्लोरीन और ये Cl- के फॉर्म में बाहर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर आपका ये वाला क्लोरीन जाएगा तो क्या बनेगा, दिस इज Cl, दिस इज Cl, और यहाँ पे Cl जो है ये माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, एंड दिस इज योर, दिस इज योर C+। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन जितने भी हैं वो मैंने हाइड्रोजन नहीं बना रखे हैं, सो डोंट थिंक दैट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा। सो दीज आर द 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। एंड जब आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनाओगे, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, राइट, और यहाँ पे 3 क्लोरीन जो है। तो आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि जो बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल दिख रहा था अभी उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। सो दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड, राइट। जो बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड दिख रहा था वो भी अभी इन सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो पार्शियल सिंगल बॉन्ड। कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा था बट यहाँ पे आपको कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा, सो दिस इज अ पार्शियल सिंगल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, राइट, एंड क्या होगा, पेन डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, राइट, एंड दिस विल हैव डेल पॉजिटिव। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, दिस इज दी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये नॉर्मल जो +H मैंने दिखाया, +H हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज -H विच इज योर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास, ओके। नाउ इसका एक एप्लीकेशन देखो,
सबको समझ में आया? बी ज्यादा स्टेबल अनायन क्यों हुआ? बोलो। सबको क्लियर हुआ ये चीज? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे CCl3 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा रहा है, और वो पोजीशन कौन सी है? पैरा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने CCl3 को ऑर्थो पे लगाया होता ना, तो ऑर्थो पे भी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता, मेटा पोजीशन पे काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर क्लास? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए ना, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हो गए? बढ़ गए आपके। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ठीक है, इसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए बी में। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते? ठीक है, बोलो बच्चे लोग, हाँ या ना, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हमारा हो गया पूरा खत्म हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज कंप्लीटेड। अब मैं स्टार्ट क्या करूंगी? कौन सा इफेक्ट बताया था? ऑर्थो इफेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट with another important effect which is called as ortho effect. ऑर्थो इफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कोई ऐसा इफेक्ट जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑपरेट करेगा, एंड दैट इज ऑपरेटिंग एट ऑर्थो पोजीशन, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द ऑर्थो पोजीशन। ऐसा इफेक्ट जो ऑर्थो पोजीशन से हम रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, एंड इन ऑर्थो इफेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी SIR इफेक्ट, जिसको सर इफेक्ट भी बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एंड SIP इफेक्ट व्हिच इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो पहले हम देखते हैं क्या? पहले हम देखते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट देखते हैं। व्हाट इज दिस SIR इफेक्ट? नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, स्टेरिक मतलब क्या होता है? स्टेरिक मतलब steric is something related to the size या bulkiness. Steric is something which is related to the bulkiness, और and bulkiness जो होता है वो किससे रिलेट होता है? साइज से होता है। मतलब बहुत बल्कि साइज है, बहुत बड़ा साइज है, बहुत फैला हुआ ग्रुप है, या बहुत ब्रांच्ड ग्रुप है, तो हम क्या बोलते हैं? वो बहुत ही बल्कि ग्रुप है। और बल्कीनेस होने की वजह से वहां पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, हिंड्रेंस आता है। ठीक है, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाता है? रेजोनेंस का हो जाता है इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या होता है? इनहिबिशन खत्म करना, या क्या बोल सकते हैं उस चीज को? इनहिबिट करना, व्हाट कैन वी से? कट ऑफ करना, प्रिवेंट करना, राइट? वी कैन से प्रिवेंट करना। मतलब रेजोनेंस का अगर इनहिबिशन हो रहा है, रेजोनेंस का कट ऑफ हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है किसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं SIR इफेक्ट। एंड स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से आता है? साइज की वजह से या बल्कीनेस। और साइज और बल्कीनेस और व्हाट यू कैन से ब्रांच्ड ग्रुप कोई है, फैला हुआ कोई ग्रुप है, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो रेजोनेंस वहां पे प्रिवेंट हो जाएगा, रेजोनेंस का वहां पे कट ऑफ हो जाएगा, रेजोनेंस वहां पे नहीं हो पाएगा, और उस इफेक्ट को बोलते हैं SIR इफेक्ट। सो व्हाट वी कैन से इज restriction of resonance due to steric crowding restriction of resonance due to steric crowding, or you can say steric hindrance
ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, restriction of resonance due to steric crowding or steric hindrance और van der Waals repulsion बोल दो, और van der Waals repulsion is known as K/A क्या known as, ठीक है, steric inhibition of resonance। और इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, चलो एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट है आपका नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन, और इसको ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल, ठीक है। और एक और मॉलिक्यूल लिया जिसमें मैंने सिंपली नाइट्रो ग्रुप लिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आप लोगों से आपको एक क्वेश्चन दिया, व्हाट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है कि आपको कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है ए एंड बी में। यू हैव टू कंपेयर द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन ए एंड बी। Now how we compare the carbon nitrogen bond length? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, if I see this molecule nitro, nitro is N double bond O और ये ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री 109.5 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा हर एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बीच में। और नाइट्रोजन को अगर आप देखो तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज व्हाट, नाइट्रोजन इज sp2 hybridized and you can see that double double single double, मतलब नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है एंड जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है, ये दोनों ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए रेजोनेंस, ठीक है, होना चाहिए रेजोनेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे भी है यही चीज, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू ऑक्सीजन। सो वी कैन वेरी क्लियरली से दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, राइट, एंड आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो रेजोनेंस की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, क्लास फटाफट बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बट आई एम नॉट ड्रॉइंग दैट, मैं नहीं बना रही। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस पाई बॉन्ड कैरेक्टर, पाई बॉन्ड कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। जो बॉन्ड आपको सिंगल दिख रहा था उसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले केस में, ठीक है, अब इस केस में अब देखो सेम चीज है, नाइट्रोबेंजीन, बट नाइट्रोबेंजीन में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमने एक ग्रुप लगा दिया विच इज CH3, और CH3 क्या है, इट्स अ टेट्राहेड्रल ग्रुप जो कि स्पेस में काफी फैला हुआ है। इस नाइट्रोजन के पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी होंगे ना, 2 लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए एक दूसरे के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा, या यहाँ पे एक वैन डर वाल रिपल्शन होगा, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वैन डर वाल रेडियाई जो होगी वो क्या होगी, ओवरलैप कर जाएगी, सो देयर विल बी अ रिपल्शन, जिसको हम वैन डर वाल रिपल्शन या क्या बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन बोलेंगे, इन दोनों ग्रुप्स की बीच में, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, दिस वन एंड दिस वन, इनके बीच में क्या आ गया, वैन डर वाल रिपल्शन,
ऑर्थो पोजिशन पे होंगे तभी तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, राइट। इसको हमने क्या बोला, यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वैन डर वाल रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन, या जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो मॉलिक्यूल को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है ना, वो मॉलिक्यूल अब स्टेबल नहीं है, रिपल्शन आ रहा है, रिपल्शन से वो कहाँ स्टेबल होगा। अब मॉलिक्यूल कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से वो इस रिपल्शन को कम कर सके, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करता है, दिस नाइट्रोजन ग्रुप, ये नाइट्रोजन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये दोनों सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में तभी तो रेजोनेंस हो रहा है ना, सेम प्लेन में होंगे तभी तो रेजोनेंस होगा। तो होता क्या है, ये जो NO2 ग्रुप है, टू मिनिमाइज दिस वैन डर वाल रिपल्शन, ये जो NO2 ग्रुप होगा इट मूव्स आउट ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ये जो NO2 ग्रुप है वो क्या करेगा, वो खुद को क्या करेगा, अपने आप को आउट ऑफ प्लेन कर लेगा, ठीक है। और जब वो आउट ऑफ प्लेन करेगा, इसका मतलब अभी अभी आप देखो तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज दिस इज द व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है नाइट्रोजन उसी प्लेन में है, बट स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए नाइट्रोजन आउट ऑफ प्लेन, मतलब ये अपने आप को कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है कि नाइट्रोजन का लेट्स सपोज ये जो ऑक्सीजन है ये व्हाइट बोर्ड के पीछे चला गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये व्हाइट बोर्ड के आगे आ गया, हमारी तरफ आ गया, हमारी तरफ आ गया। सो बेंजीन का प्लेन तो ये हो गया, बट नाइट्रोजन में ये जो ऑक्सीजन था वो पीछे चला गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो आगे आ गया, मतलब प्लेन से बाहर आ गया, व्हाइट बोर्ड के बाहर आ गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो व्हाइट बोर्ड के पीछे चला गया, ठीक है। यू कैन से परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए तो क्या होता है, जैसे ही NO2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा, जैसे ही NO2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब नाइट्रोजन और कार्बन, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, आई मीन तो क्या हो जाएगा, आई मीन दी pi bonds of nitrogen and the pi bonds of nitrogen oxygen and the pi bond of the benzene ring, they are not in the same plane, जिसकी वजह से अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा क्लास। तो इसी रेजोनेंस का जो इनहिबिशन है इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस अभी कट ऑफ हो गया, रेजोनेंस क्या हो गया, अभी कट ऑफ हो गया, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, due to steric repulsion NO2 group moves out of the plane with respect to benzene, ठीक है। और जब NO2 आउट ऑफ प्लेन हो गया विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, तो अभी क्या हो जाएगा, there will be no resonance between NO2 and the benzene ring, अब यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, so there is no resonance between NO2 and benzene, क्यों, क्योंकि बेंजीन और NO2 ग्रुप के बीच में रेजोनेंस होने के लिए कोप्लेनारिटी होनी चाहिए ना। आपको याद हो मैंने रेजोनेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिखवाया था, जितने भी एटम्स रेजोनेंस में जाएंगे दे हैव टू बी इन दी सेम प्लेन, दे हैव टू बी इन दी सेम प्लेन। और यहाँ पे प्लेनारिटी तो लूज हो गई, प्लेनारिटी चली गई, और जब प्लेनारिटी चली गई तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसी इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, inhibition of resonance due to steric hindrance is called as SIR effect, steric inhibition of resonance. Now we have to compare the carbon nitrogen bond length. B में रेजोनेंस हो रहा है NO2 के साथ तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, दैट मींस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा, सो इट्स अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। तो जब आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे सो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ए में कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या बी में कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्या हो जाएगा, वी कैन से बॉन्ड लेंथ
A will have greater bond length compared to B. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मोर पाई बॉन्ड कैरेक्टर है और इसमें क्या है, मोर सिग्मा बॉन्ड. इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ पाया. क्यों नहीं आया? ड्यू टू SIR इफेक्ट. यहाँ पे SIR इफेक्ट लग रहा है एक बल्कि ग्रुप की वजह से. दैट बल्कि ग्रुप इज एट ऑर्थो पोजिशन. Due to the presence of a bulky group at ortho position, this NO2 group, which was in conjugation with the benzene ring, it moves out of the plane and hence no resonance with the benzene ring. Therefore, single bond character zyada, bond length zyada.